को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का बटन। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आपका स्वागत करता हूं डेमोक्रेटिक भारत में। राजस्थान में लगातार दलित उत्पीड़न की खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं और अभी कुछ देर पहले एडवोकेट किशन मेघवाल जी ने जो डीएसएम के प्रांतीय संयोजक हैं, उन्होंने दलित उत्पीड़न और उसकी जो मेन वजह है उस पर उन्होंने बहुत अच्छा संगोष्ठी में अपनी बात रखी है कि किन वजह से लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या इसका ऐतिहासिक संदर्भ है और क्यों आखिर हम अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं कर पा रहे और एक दूसरे पर हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा। इन तमाम सवालों पर मैं किशन मेघवाल जी से जो अलवर आए हैं और उनसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे और पूछेंगे कि दलित जो अत्याचार हो रहा है वो कब एकजुट होकर इन तमाम अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होगा। किशन जी, आपका डेमोक्रेटिक भारत में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किशन जी, सीधा सा सवाल, राजस्थान में हमने जब सोचा था 2018 में 2 अप्रैल 2018 में, उसके बाद जब चुनाव हुआ कि जो आगामी सरकार आएगी दलितों पर अत्याचार कम होंगे, सरकार बनेगी और एक हमारी सुरक्षा होगी, लेकिन लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे, लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान की सरकार है वो नाकाम साबित हो रही है? देखिए सर, कि आपका सरकार बदलने का सवाल है तो हम ही मानते हैं कि सरकारें बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलता है। अभी जो हो रहा है ना, वो सारे वही लोग हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग वही। ऐसा नहीं है कि झंडा बदला है, बदला क्या है, पहले दुरंगा था अब तिरंगा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं बदला है, ठीक है ना। इसलिए हमारा यही अनुरोध है, हम यही कहना चाहेंगे कि सिस्टम को बदलें और सिस्टम के अंदर वही लोग हैं। भाई आप मान लो मशीनरी वही काम कर रही है ना, तो चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम नहीं बदला है। सिस्टम नहीं बदला, सिस्टम में जो लोग हैं वही लोग हैं बचाने वाले। देखो, अभी मैं कह रहा था कि जब पिछले बीजेपी सरकार थी तो हल्ला मच रहा था और बड़ा आंदोलन भी हुआ, 2 अप्रैल का भी हुआ, ठीक है ना। तो वही लोग हैं जिन्होंने वादे किए थे कि हम सरकार में आएंगे, मुकदमे वापस ले लेंगे, वो सत्ता में आने के बाद भूल गए। बिल्कुल भूल गए। वही लोग हैं जिन्होंने दलितों को वोट लिए और वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम दलितों की सुरक्षा की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दलितों की सुरक्षा की बात करने वाले सबसे ज़्यादा, और ताजुब की बात है कि राजस्थान का जो मुखिया है अशोक गहलोत, तो हमारे जोधपुर संभाग से और जोधपुर संभाग केंद्र बिंदु है दलित उत्पीड़न का, और वो खुद गृह मंत्री है, क्योंकि पूरी कानून व्यवस्था का जिम्मा है वो गृह मंत्री के अंदर में है। तो मुख्यमंत्री भी वही है, गृह मंत्री भी वही है। ऐसी स्थिति के अंदर जब वो पश्चिमी राजस्थान दलित उत्पीड़न का गढ़ है, उनके जोधपुर के अंदर लॉकडाउन के अंदर बिल्कुल जोधपुर शहर के किनारे में डूंगर राम का सिर काट दिया गया था कि जमीन के माट को लेके, ठीक है ना। और ये भी कोई पाली दूर नहीं है, पाली जो हमारा संभागीय मुख्यालय पाली का भी जोधपुर है, और चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, पाली हो, जालोर हो, सिरोही हो, जोधपुर हो, पूरे संभाग के सभी 6 जिलों के अंदर लगातार घटनाएं हुई है। इसलिए हमारा ये मानना है कि संरक्षण देने वाले लोग, क्योंकि देखिए उत्पीड़न करने वाली होती है वो जातियाँ हैं, कुछ जाति हैं, उनकी जातियों में बैठे हुए लोग हैं। तो होता है क्या है, समझने की ये जरूरत है कि मान लो कोई मजबूत जाति, अपने आप को समझने वाली जाति ने हमला किया, तो बीजेपी राज के अंदर उनका आका कोई दूसरा होता है, सरकार में बैठा होता है, और कांग्रेस के राज में कोई और होता है। कहने का मतलब है कि हमलावर जाति है, उस जाति का ऊपर उस उच्च स्तर पे बैठा व्यक्ति उनका बचाव करता है, चाहे सरकार किसी की हो। बिल्कुल, आप लगातार जन मुद्दों पर प्रखर होकर और आंदोलन कर रहे हैं। हम लगातार आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं और हाईकोर्ट के आप वकील हैं। क्या वजह मानते हैं कि दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं? क्या वजह मानते हैं? देखो, मैं सबसे बड़ी वजह मानता हूँ मानसिकता। बड़ी वजह होती है मानसिकता, क्योंकि हम समझते हैं, अभी मैंने संगोष्ठी में इस चीज़ को मैंने कोट किया, मैंने कहा कि बीमार मानसिकता है। इसलिए केवल आंदोलन करने से भी कुछ नहीं होगा कि हम केवल आंदोलन करें, दलित जुल्म के खिलाफ लड़ें। जो अत्याचार के लिए आगे आ रहा है, जाति दमन के लिए आगे आ रहा है, उसका भी उपचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो जाति के नाम पे शोषण कर रहा है, जो अपने आप को तथाकथित श्रेष्ठ मानता है, उच्च जाति का मानता है, उसके अंदर उसके भावनाएं प्रत्यापित की गई है कि मैं उच्च जाति का हूँ, इसलिए उसको भी बीमार मानकर, मनोवैज्ञानिक मानकर, इसको जो रोगी मानकर कुछ इलाज किया जाए।
और वो सारा इलाज होगा हमारे सामाजिक ढांचे से, हमारे शैक्षणिक ढांचे से। इसलिए हमारे शैक्षणिक ढांचा है वहाँ से भी जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से जो विद्वेष करने वाली चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास हो। हमारा अपना शैक्षणिक ढांचा इस तरह का हो, क्योंकि अभी तक हमारे जो शैक्षणिक ढांचा है वो नागरिक बनाने की प्रक्रिया में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो केवल साक्षर बना रहा है, एक शिक्षित नागरिक बनाने के लिए विफल हुआ है। इसलिए हमारा अनुरोध ये है सरकार से कि हम लोग कम से कम स्कूल और कॉलेज के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाए जो एक स्वस्थ नागरिक बनाती हो, ऐसा नागरिक बनाए जो जाति और धर्म की नफरत और घृणा से दूर हो। जी जी। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे, साथ में जो सामाजिक ढांचे हैं इसका लिए हम ये चीज़ बार बार समाज में लेके जा रहे हैं कि हम लोग जो जाति और धर्म के नाम पे जो दोस्त और दुश्मन की पहचान है उसको भी हम नहीं रखना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जाति में पैदा होने के बावजूद में भी वो इस तरह से पाखंड में या उस तरह से गतिविधियों में लिप्त है जो दलितों के उसके जीवन के सुधारने के विपरीत जाता है, तो हमारा दुश्मन है। और वो लोग चाहे वो दलित जाति से भले दलित पैदा नहीं हुआ हो, वो बहुजन तबके से नहीं आता हो, परंतु सोच से ये वो गैर बराबरी पे आधारित सिस्टम के खिलाफ है। वो चाहता है कि जाति और धर्म के नाम पे घृणा नहीं फैले। वो चाहता है कि देश के अंदर, समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का हक मिले, परंतु भले ही जन्म से जाति का नहीं है, हमारा दोस्त है, हमारे साथ में उनको लाने को तैयार है और लड़ना चाहिए। किशन जी, आपने एक बात कही अभी कि मौजूदा व्यवस्था के अंदर हम प्रत्येक नागरिक को नागरिक बनाएं, मतलब नागरिक को नागरिक बनाएं, लेकिन हम उसको नागरिक नहीं बना रहे हैं, हम उसको एक बाजारू, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या उसको एक संकीर्ण नागरिक बना रहे हैं जो बाहर निकलकर वो उन्मादी बनता है। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा व्यवस्था इस तरह की कर पाएगी? क्योंकि वही मौजूदा व्यवस्था पाखंड, धर्म, उन्माद, जातीय विद्वेषता फैलाने में लगभग सक्रिय है। क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, आपका सवाल काफ़ी कठिन है जवाब इसका, क्योंकि ये सारा पाखंड, विद्वेष, नफरत, इसके पीछे जो एजेंडा काम कर रहा है वो कर रहा है बाजार का एजेंडा, वो साम्राज्यवाद का एजेंडा, वो उद्योगपतियों का एजेंडा। इसका मतलब ये है कि जो लोग बड़े इजारेदार है, बड़े उद्योगपति है, जो देश और दुनिया की बड़ी पूंजी पे उनका कब्जा है जी, तो उनका षड्यंत्र हर देशों में अलग अलग तरीके से षड्यंत्र उनका होता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जनता यदि तोड़ आपस में टूटेगी तो किस आधार पर टूटेगी? यदि अफ्रीका में जाएगा तो उनका एजेंडा अलग होगा, और पाकिस्तान में जाएगा तो एजेंडा अलग होगा। इसका मतलब है कि जो साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, जो पूंजी से पूरी दुनिया को संचालित करना चाहते हैं, वो उनका ही षड्यंत्र है कि किसी देश के अंदर मूल मुद्दे शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, महंगाई का, ठीक है ना, वो मुद्दे हट जाएं, और ताकि वो मुद्दे हटने से पीछे मंशा उनकी ये है कि यदि ये मुद्दे आएंगे तो जनता अधिकारों की तरफ लामबंद होगी और हमारे खिलाफ उठ खड़ी हो जाएगी, हमारे षड्यंत्र को पहचान लेगी। इसलिए उनका ये इच्छा रहती है कि हमारे षड्यंत्र को हम पहचान नहीं पाए, और षड्यंत्र को नहीं पहचान के लिए जाति और धर्म के जो इश्यूज है वो आगे रहे, वो ऊंचाई पे रहे, वो मेन स्ट्रीम पे रहे। पूरा मीडिया भी हमारे देश के अंदर जो मुख्य अपने आप को मुख्य मीडिया मानता है, उनके भी एजेंडे जाति और धर्म और सारे कर्मकांड और यात्राएं और ये सारा रहता है। उनका भी जो फोकस है वो शिक्षा के, चिकित्सा के, रोजगार के मुद्दों पर नहीं रहता है, क्योंकि मीडिया जो तंत्र है उस पर पूरा कब्जा है, पूंजीवाद का हो चुका है। बिल्कुल, ये बात है। किशन जी, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है, पुलिस कहती है, सरकार भी कहती है, और सरकार के जो मुखिया हैं वो कहती है कि कई बार कि जो ये मामले दर्ज हो रहे हैं वो झूठे हैं और लगातार FR लग रही है। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हाँ बिल्कुल, किसी कानून का दुरुपयोग होना नहीं होना ये अलग बात है, ठीक है। ऐसा कोई कानून नहीं है जिस दुरुपयोग नहीं होता है, परंतु SC/ST एक्ट के मामले में तो मैं पूरे दावे के साथ में कहना चाहूँगा कि इसका जब ठीक से लागू ही नहीं हुआ, ठीक से उपयोग ही नहीं करना सीखे, ठीक से हमारी मशीनरी, हमारे सरकार की मंशा ही नहीं है ठीक से उपयोग करने का, तो दुरुपयोग कहाँ से होगा? और जो दुरुपयोग वाली बातें हैं
वो बिल्कुल ही झूठी है। हो सकता है कोई इतने हजारों में से कोई एक आधा मामला है वो हो गया हो अपवाद स्वरूप, परंतु अधिकांश मामले दर्ज ही नहीं होते। जो सच्चे मामले दर्ज नहीं होते सर, तो झूठे मामले कहाँ से दर्ज होंगे? सच्चे मामले उनको टरका दिया जाता है। हम कोर्ट के अंदर साहब 4 दिन बाद में 5 दिन बाद में दर्ज हुआ है, सीधी सा कारण क्या है? 3-4 दिन 5 दिन सप्ताह भर बाद में दर्ज होने का मतलब है कि एसएचओ ने मामला दर्ज नहीं किया। और दर्ज नहीं करने का फायदा मिलता है मुलजिम को। कोर्ट के अंदर बाद के अंदर जो बचाव पक्ष का वकील कहता है कि साहब देरी से दर्ज हुआ, उसका मुलजिम को फायदा होता है। इसके अलावा जो आईओ है, जो जांच अधिकारी, जिसको हम अधिकारी बोलते हैं, जांच अधिकारी आईओ बोलते हैं, आईओ हमेशा ये कोशिश करता है कि राजीनामा हो जाए। इसलिए वो मुलजिम पक्ष को कहता है कि भाई देख, मैं अंदर टिका दूंगा, तुम्हें पहले राजीनामा कर लो जाके। तो मुस्तगिस के पास में जाता है और उसको डराने धमकाने की कोशिश करता है। 4 लोगों को ले जाते हैं। तो अधिकतर मुकदमे जिसके अंदर एफआईआर लगती है वो सच में वो झूठे नहीं है, परंतु गांव के अंदर दबाव बना करके लोगों को इकट्ठा करके उनको राजीनामा करवा दिया जाता है और पुलिस को ये लिखा दिया जाता है कि मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। तो पुलिस इसमें एफआईआर लगाती है। सही मायने में एफआईआर नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो मामला सच्चा था, परंतु जातीय पंचायतें गाँव का दबाव से वो आगे कार्रवाई नहीं चाहता है, इसलिए वो झूठा हो जाता है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो खासतौर पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हमारे नेता हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, आरक्षण की बुनियाद पर वो एमएलए एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन प्रखर होकर जैसे जिस तरह से आवाज़ आप उठा रहे हैं, ऐसी आवाज़ देखने को क्यों नहीं मिलती? देखिए, उनकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है जी, और उम्मीद भी नहीं उनसे जी। पिछली वसुंधरा सरकार के अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कम से कम उनके गवर्नमेंट में 4 एमएलए को पीटीज के हमारे पास में आए जी। 4 एमएलए 5 एमएलए करीब मेरे से वक्त की गुजारिश की कि हमारा मुद्दा उठाएं। हमें पीटा गया, हमें मारा गया, हमारा अपमान हुआ है, हमारा उठाया। एमएलए रहते हुए, सिटिंग एमएलए, बताइए। और मैंने ये कहा है कि हम उड़ते तीर नहीं लेते, सीधी सी बात है। तुम इस्तीफा दे के आओ, हम लड़ेंगे। तुम सत्ता में रहोगे, चाशनी भी खाओगे, गुलामी भी उनकी करोगे और लड़ाई लड़े हम, ऐसा काम हम नहीं करते। आम आदमी बन के आओगी, तुम्हारा ये चोला, विधायकी का चोला उतार के आओ, तो हम तुम्हारी लड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि सत्ता में रहते हुए एमएलए की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाई थी और आज भी उनकी ये स्थिति है। मतलब टुकड़ेल है बिल्कुल। उनको ये लगता है कि अधिकतर, मैं कह रहा हूँ कि SC ST के अंदर शर्मनाकपूर्ण तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, अपने आगे प्रधान बनना है, बेटे को प्रधान बनाना है, बेटी को प्रधान बनाना है, खुद MP का टिकट लेना है, अगला टिकट वापस हासिल करना है, ऐसे स्वार्थों को लेके ये बिल्कुल मोनी बाबा बने हुए हैं, बोल नहीं पाते हैं। और उनको इसलिए बनाया जाता है, ये आरक्षण का, राजनीतिक आरक्षण का सबसे बड़ा यदि दुरुपयोग हुआ है, जो दलितों के लिए खराब इतने है, ये केवल बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनीतिक पार्टियों को चलाते हैं, उनके गुलामों की तरह ये काम करते हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनसे उम्मीद भी नहीं है। इसलिए हमारे जैसे लोग, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मेरे अपने 30 सालों के कैरियर के अंदर मैंने ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं लड़े, सैकड़ों, मुझे गिनती भी नहीं होगी, उन मुद्दों को लड़ा है जो उनको लड़ना चाहिए था। और हमने ऐसी स्थिति में लड़ा है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, जनता का पावर है। जनता के बीच में जाते हैं, जनता को साथ में लेकर लड़ते हैं। सरकार से, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन सरकारों को झुकाते हैं, मजबूर करते हैं। परंतु वही यदि ताकत विधानसभा में गूंजती, लोकसभा में गूंजती, और जनता का दुर्भाग्य देखिए, जनता उन्हीं लोगों को चुनती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीति में हिस्सेदारी करके जनता की आवाज़ को नहीं उठाना चाहते, हम उठाना चाहते हैं। मैं खुद 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ, परंतु सारी जनता, ये लोग जो पिटती है, मरती है, मार खाती है, रोजाना अपमानित होती है, वो वहीं जाके वापस नतमस्तक हो जाती है। क्योंकि वो पूंजी का तंत्र ऐसा है कि हमारे पास संसाधन नहीं होते, गाड़ियाँ नहीं होती है, वो जो राम रसोड़े नहीं होते हैं, तो सारी जनता वापस नतमस्तक हो जाती है उन 5-10 दिनों के चक्कर के अंदर, और फिर वापस 5 साल जूते खाती है। अच्छा किशन जी, बहुत सही बात आपने बोली कि आपको नहीं लगता कि जो इस समय पूरे भारत में दलित राजनीति, और दलित मतलब कि दलितों की जो राजनीति होनी चाहिए, उनकी आवाज़ होनी चाहिए, उनके अधिकार की जो आवाज़ होनी चाहिए, वो लगभग इस समय खाली नज़र, वैक्यूम है पूरा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का यूपी के अंदर हाश हुआ, खत्म हुई, तमाम जो लोग कह रहे हैं कि बहुजन जो
बहुजनवादी अम्बेडकरवादी जो आवाज़ थी राजनीतिक तौर पर वो दिख नहीं रही है। आगामी सालों में क्या नज़र आ रहा है? क्या ये बदलाव होगा या क्रांति होगी? आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग सड़कों पर आकर या विधानसभा में आकर राजनीति करेंगे? देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं इसको बहुत तरीके से जवाब देना चाहूँगा और मैं आपके दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा इस चीज़ को और ले जाए, इसको महसूस करें कि दलित तबका है जो अवतारवाद का शिकार रहा, हमेशा ही रहा। उन्होंने कभी भी मिल करके संगठित होकर लड़ना सीखा ही नहीं, क्योंकि उनके जहन में डाला ही नहीं गया। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि मनुवाद से ग्रसित है ना, मनुवाद को गाली देने वाला मनुवादी तबका वो है, सबसे ज्यादा दलित बहुजन है। बिल्कुल है। सबसे ज्यादा मनुवाद से आज ग्रसित है, सबसे ज्यादा फॉलो करने वाला दलित तबका है। बिल्कुल है। आज भी भूमिया जी के भरोसे है, आज भी किसी तांत्रिक के बाबा के भरोसे है, आज भी देवी देवताओं के फेरियां लगा रहे हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, दंड यात्रा निकाल रहे हैं। आज भी खुद की ताकत पे भरोसा है ही नहीं है। इसलिए कोई भारत के पूरे राष्ट्रीय पटल पे कोई चेहरा आता है तो उनके आधे मदरे जैसी भी ताकत है, मन अनमने बेमन से पीछे हो लेते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारी सारी समस्याओं की निवारण ये कर देंगे। और उसका फायदा उठाते हुए क्या होता है कि ऐसे चेहरे उभर जाते हैं, ऐसे चेहरे उभर जाते हैं कि वो चेहरे भविष्य के अंदर कहीं न कहीं उनके अपने एक एजेंडे होते हैं, उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ होता है और वो इस पूंजीवादी तंत्र की जो राजनीति है उससे अछूते नहीं रहते। भाई, आज मूल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूंजीवादी तंत्र संचालित है, तो उनको भी बड़े सेठ मिल जाते हैं और बड़े फिर वो उन्हीं सेठों के अनुसार संचालित होते हैं और उन्हीं षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। तो दुखद पहलू क्या है कि जो लोग उछल के आते हैं सपने जगा के, दलितों के बीच में सपने जगा के आते हैं, वो धीरे धीरे उन सपनों को तो दूर कर लेते हैं, अपना एक एजेंडा सेट कर लेते हैं और आने वाले टाइम के अंदर 10 साल 20 साल बाद में वो दलित ठगा हुए महसूस करते हैं और फिर वो भगदड़ मचता है, वो दलित छिन-भिन होते हैं। जो एकजुट ताकत होती है वो टूटती है और ताकत टूटती है तो वो इधर गिरा, कोई उधर गिरा, को अपना घर का, जैसे अभी मान लो टूटेगा तो आम आदमी पार्टी जाएगा, कोई बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, कोई कम्युनिस्ट बनेगा, ऐसा होगा। तो मेरा आपसे चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि दलित तबका किसी भी ऐसी ताकत पे भरोसा नहीं करे। मैंने कह रहा हूं कि संगठित ताकत पे, संगठित चेतना पे भरोसा करें। मान लो किशन मेघवाल कल बेईमान हो गया, बिक गया, तो आप क्या करेंगे? तो आपकी संगठित ताकत होगी तो आप नया नेता तैयार कर लेंगे, आपके बीच में से आपका जो सामूहिक नेतृत्व है उस पर काम करें। इसलिए दलित शोषण मुक्ति मंच इस चीज पे जोर दे रहा है, सामूहिक नेतृत्व जोर दे रहा है। सामूहिक चेतना का जो सामाजिक चेतना है वो सामूहिक रूप से बढ़ेगी। समाज की चेतना बढ़ेगी तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की ताकत बढ़ेगी। और यदि हमारा नेता जो कहीं तिकड़मबाज हो रहा है, कहीं समझौतावादी हो रहा है, तो उसको तुरंत पहचान लेंगे और देर नहीं करेगी, जनता बदल लेगी उस नेता को। इसलिए आने वाले वक्त के अंदर हमारी ये कोशिश है कि दलित तबका जो शोषण, जिनका शोषण का शिकार हो रहा है, वो तबका अपने अंदर इस चेतना का विकास करे, उस गंभीर साहित्य पढ़े, वो ज्योतिबा फुले को पढ़े, वो भगत सिंह को पढ़े, बाबा साहब को पढ़े, पेरियार को पढ़े, कबीर को पढ़े, उन संतों को, महात्माओं को पढ़े और पढ़ करके जो रास्ता उन्होंने दिया है उस रास्ते पर चले और अपने सामूहिक ताकत का भरोसा करके और सामूहिक नेतृत्व की बढ़े, ताकि कोई भविष्य के अंदर कोई ठग पैदा नहीं हो, ठगे नहीं। किशन जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि पढ़े, मतलब कि उस साहित्य को, उस आंदोलन को पढ़े और जाने, जिससे कि उसके अंदर एक समझ पैदा हो और वो फिर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप लगभग पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हो, आपने भी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने भी गरीबी देखी, मैंने भी संघर्ष देखा, धूप के थपेड़े देखे, है ना, धूप के थपेड़े देखे, और तभी आपके इतने बहादुरी से अपनी अपनी बात बोली। मेरे किसी शख्स ने कहा था कि बड़े ईमानदार हैं किशन जी, तो मैंने कहा ईमानदारी इंसान इतनी बेबाकी से मंच पर बात बोल सकता है। जो पढ़ने की आपने बात बोली, जो इस समय अच्छी नौकरी में आ गए, अच्छे परिवार के लोग हैं, पैसा है, सब कुछ है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो गांव ढाणी ऐसी सेमिनार करें और ऐसे लोगों के बीच में जाएं? और आज जिस तरह से आपने बच्चों को आज जागृत किया, लोगों को जागृत किया, पे बैक टू सोसाइटी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें से मुश्किल से
10% लोग ही पे बैक टू सोसाइटी की तरह काम कर रहे हैं, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति है। इसको क्या कहेंगे आप? उन लोगों को क्या कहेंगे जो मोटा पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों की शादियों में मोटी पैसा कमाकर और बड़ा धनाढ्य पैसा दिखा रहे हैं कि हमने अब स्टेटस सिंबल हो गया है हमारा? देखिए, मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा जी कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप बड़ा बंगला और गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं भविष्य में जी। मैं समझता हूँ कि आज कौन याद करता है भगत सिंह का घर कैसा, बंगला कैसा है, बाबा साहब का बंगला कैसा है, ज्योतिबा फूले का कैसा है, उनकी कितनी गाड़ियाँ हैं। आज हम इसलिए याद कर रहे हैं कि वो छोड़ के गए जो सदियाँ याद करेगी। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन की सार्थकता साबित करके जाए, बिल्कुल जीवन के अंदर वो करके जाए कि आने वाली पीढ़ियाँ एक प्रेरणा ले सके। बिल्कुल। पर दुर्भाग्य से एक अधिकतर लोग हैं कि अपने केवल आपाधापी के जीवन में आपाधापी में लगे हुए हैं कि मैं अपना 2 प्लॉट और खरीद लूँ, 2 बंगले बना लूँ, अपने बच्चे को विदेश पढ़ाने भेज दूँ या यहाँ भी अच्छे से अच्छी विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा दूँ, उसमें लगा हुआ है। या फिर वो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, जाति संगठनों में लग जाता है। बहुत सारे जो आरक्षण का फायदा उठाने वाले लोग, जो बाबा साहब जो प्रयासों से आरक्षण मिला उसका फायदा उठाया, ऊंची ऊंची नौकरियों में रहे और उन्होंने संसाधन कमाए, संसाधन हासिल किए। भौतिक संसाधनों में रहने के बाद में अब वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब वो उनके मनुवाद के खिलाफ बाबा साहब लड़े, जातियों का विनाश की बात कही। वो सारे जो भूतपूर्व जो अधिकारी है वो जाति संगठन चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। वो अलग अलग महासभाओं के, परिषदों के नेता बने बैठे सारे के सारे लोग। इसलिए उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी करें यार, आप बाबा साहब के जो सपने हैं उनके खिलाफ काम नहीं करें। बाबा साहब ने जो कहा था उनके उद्देश्यों के खिलाफ काम नहीं करें। मैं तो कह रहा हूँ आप प्रतिज्ञा उनकी नहीं पालन कर सकते मत करिए। पाखंड जो उनकी पाखंडपूर्ण जीवन शैली है, आज भी वो सारे सर पाखंडी मनोवादी दृष्टिकोण में डूबे हुए हैं। उनसे अनुरोध है कि आपने नौकरी की अच्छी बात है, अब जो बचे हुए दिन है, बचे हुए दिन आपके सफल करने, आपको बढ़ना है कि मेरी जिंदगी को सार्थक करना है। आपने सब कुछ हासिल कर लिया, अब आप बचे हुए पलों को समर्पित करिए उस समाज के लिए जो आपसे उम्मीद पाले हुए हैं। आपने जो अनुभव किया पूरे जीवन के अंदर, आप अनुभवों का खजाना है आपके अंदर है, उसको दीजिए ताकि पाखंडपूर्ण जो जीवन शैली है उसको बदलने के लिए और जीवन को वैज्ञानिक सोचने के लिए, वैज्ञानिक चेतना देने के लिए आप काम करें। और आपके पास उस संसाधन है, उस संसाधन उस दिशा में खर्च करें। कुछ नहीं है तो लाइब्रेरी बनाए, अच्छी किताबें बांटिए। मैं तो कह रहा हूँ पेरियार की किताबें बांटे, ज्योतिबा फूले की, बाबा साहब की बेहतर किताबें बांटे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग जो अधकचरा ज्ञान है, जो व्हाट्सएप फेसबुक पे जो आ रहा अधकचरा ज्ञान है, उस तक सीमित हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ गंभीर चिंतन मनन का जो दौर है वो पीछे रह जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद खतरनाक होगा। किशन जी, आप जोधपुर संभाग से आते हैं। अभी जो जितेंद्र मेघवाल का जो कांड हुआ, मैं एक मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो पूरा संभाग है, पाली के वो मित्र हमारे लेक्चरर हैं स्कूल के अंदर, उन्होंने कहा कि जब आप कभी उस इलाके में आएंगे तो वहाँ पे जो ठाकुर जो है या सामंती जातियाँ हैं, जब वो गांव से निकलती हैं तो अपनी चारपाई पर दलित आदिवासी खड़ा हो जाता है। ये और अगर चाय की दुकान पर आपने पानी पिया, चाय पी, तो आपको खुद को बर्तन मानने पड़ते हैं। उस इलाके के बारे में आप जो जातीय जो सवाल हैं उस पर आप संक्षिप्त हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वहाँ पर स्थिति बहुत ही दुनिया के पैमाने पे माना जाए तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा इलाका है जहाँ आज भी एक इंसान के रूप में इंसान नहीं माना जा रहा है। इंसान नहीं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस थानों के अंदर वहाँ पे खाना बनाने वाला दलित नहीं मिलेगा। मिड डे मील के अंदर महिलाएं आपको खाना बनाने महिला नहीं मिलेगी। गांव के 80% गाँव के अंदर आज भी नई बाल नहीं काटता है दलित का, ठीक है ना। सारे स्थितियों में आज भी ये सही बात है कि खाट से उठना चलो आवादर हो सकता है, वो दलित के व्यवस्था है, जूते हाथ में लेके गाँव निकलना पड़ता है, ठीक है। मोटरसाइकिल पे आगे से नहीं निकल सकते, उसको खींच के ले जाना पड़ता है कि ऐसे घर है, गांव है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, मतलब आज सिंह सरनेम नहीं लगा सकते हो, आगे मान लो किसी ने लगा दिया, या FB की जो ID है उसमें कुछ लगा दिया, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ। हाँ, मान लो किसी ने कह दिया तो वो चीजें हैं। तो मैं समझता हूँ, मैंने पहले ही कहा, ये किसी जाति को उसको दोष देना ठीक नहीं। मैं समझता हूँ कि वो रुग्ण मानसिकता है, वो एक रुग्ण मानसिकता है, उसको बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए जो कर रहे हैं ना, उनके बीच में भी काम करना पड़ेगा। उनके बीच के अंदर मान लो सेना में रहे हुए लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं,
उन कम्युनिटी जैसे जो कम्युनिटियाँ इसमें कर रही है उनके कम्युनिटी के अंदर के लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, उनके साथ में संवाद कायम करना पड़ेगा, ताकि जो दलितों के अंदर जो है उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं वो भी लड़े, परंतु सामूहिक रूप से उस कम्युनिटी के अंदर भी जाया जाए। हाँ, संवाद करें कि तुम्हारे कम्युनिटी के अंदर ऐसा हो रहा है और आपकी जिम्मेवारी बनती देश के नागरिक होने के नाते एक स्वस्थ परंपरा। हाँ, आप संविधान को मानते हो, लोकतंत्र को मानते हो, तो उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा ताकि ऐसी चीजों को रोके। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी संगोष्ठी में ये चीज कहा है कि ऐसा करने वाले लोग न तो गुंडा है और न वो मतलब समाज विरोधी है, केवल वो अंदर मानसिकता है। बुद्ध ने ये कहा था कि उनका इलाज जरूरी है, ठीक है, मनोरोगी है, वो रुग्ण मानसिकता का शिकार है, इसलिए उनको समाज से बाहर नहीं किया जा सकता है, उनका इलाज किया जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ उनके इलाज के लिए भी हम कोशिश करें, सरकार भी करे, अपने कम्युनिटी के लोग भी करें, हम भी करें, समाज भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से किशन मेघवाल जो एडवोकेट हैं, सक्रिय हैं और दलित शोषण मुक्ति मोर्चा के जो प्रांतीय संयोजक हैं, उन्होंने बहुत सीधी बात कही कि जिस तरह से मैं संघर्ष कर रहा हूं, यानी कि आप संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, और जो कूलर और एसी की हवा में बैठकर सोच रहा है कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, क्या ऐसे क्रांति संभव है? क्या ऐसे अधिकार मिल जाएगा? नहीं, आपको अपनी जिम्मेदारी, अपने एहसास, अपनी जागरूकता दिखानी पड़ेगी, तभी आप जाति विद्वेषता, धार्मिक विद्वेषता, जो तमाम जो सवाल हैं आपकी शिक्षा के, उदारीक आपके निजीकरण के, आपकी भुखमरी के, तमाम आपकी अस्मिता के तमाम सवालों पर आप लड़ पाएंगे, क्योंकि ये सवाल ही है जिससे कि आप भारत का एक संविधान प्रदत्त भारत बना सकते हैं। और बाबा साहब के सपने और भगत सिंह के सपने, ज्योतिराव फुले साहब के सपने, कबीर, रैदास, महात्मा बुद्ध के सपनों को संजो सकते हैं, अन्यथा स्थिति और भी ज्यादा आने वाले समय में गंभीर होगी। जिस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में तो चुनकर जो नेता जाते हैं उनसे आप उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि उनकी आवाज आज तक भी प्रखर और मुखर होकर नहीं आई है। किशन मेघवाल लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम उनका साथ दे पा रहे हैं? ये बड़ी बात है। अपनी व्यस्त समय को देखते हुए वो जोधपुर से अलवर आते हैं और अपनी आवाज को यहाँ बुलंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत और आपने जो आवाज बुलंद की है उसके लिए डेमोक्रेटिक भारत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।